तो दोस्तों लो ओपन हो चुका है इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एक सब्सिडरी है एचडीएफसी बैंक, यानी कि पेरेंट्स कंपनी है एचडीएफसी। इसका आईपीओ कल ओपन हो चुका है और 27 तारीख तक ओपन रहेगा। तो हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक बेस्ट आईपीओ है, क्या इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिड करना चाहिए, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, या फिर आपको लिस्टिंग का वेट करना चाहिए, जीएमपी क्या कहता है, एवरीथिंग हम इस सारे चीज़ों को अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन पे शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट ए टाइम मिले और आप कोई भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सको। इसलिए बिना देर किए वीडियो को डिस्कस शुरू करते हैं और जानते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बिड करने से पहले और क्या आपके लिए ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आते हैं अपने आईपीओ पे। ये हमारा दोस्तों आईपीओ है, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसके प्राइस बैंड की पहले बात कर लेते हैं, प्राइस बैंड इसका कितना रखा गया है और कौन कौन से टाइप का ये आईपीओ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस बैंड कंपनी का दिखेगा, दूसरा कंपनी किस टाइप का आईपीओ है वो भी आपको दिखेगा। ये दोस्तों एक मिक्स आईपीओ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफर फॉर सेल प्लस में न्यू फ्रेश इशू भी होने वाला है। अब यहाँ पे ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऑफर फॉर सेल तब होता है जब कोई कंपनी, ठीक है, अपना स्टेक सेल करके निकलती है उसमें से। जब जैसे कि कोई प्रमोटर है, जैसे कि कोई बड़े होल्डर्स हैं, उस कंपनी में से अपना एक स्टेक सेल करके निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उसको हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। वो जीएमपी के थ्रू क्या बोलते हैं, ऑफर आईपीओ के थ्रू होता है। अगर कंपनी फ्रेश इशू करती है, यानी कि फ्रेश इक्विटी शेयर जो है पब्लिक को इशू कर रही है, तो फ्रेश इशू होता है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ ध्यान देने वाला ये है कि ये एक 1250 करोड़ का आईपीओ है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इस साल का सबसे बड़ा होने वाला है। लेकिन ध्यान देना इसमें यह है कि जो ये आईपीओ है इसमें ऑफर फॉर सेल 90% है, यानी कि 10,000 करोड़ का, और फ्रेश इशू मात्र 2,500 करोड़ का है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, अगर कंपनी का फ्यूचर इतना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता तो कोई पेरेंट कंपनी इतनी बड़ी मात्रा में स्टेक क्यों सेल करेगी, क्यों ना चाहेगी कि वो कम मात्रा में स्टेक सेल करे, ज़्यादातर होल्डिंग अपने पास में रखे, प्लस में न्यू फ्रेश इशू ज़्यादा करे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेश इशू ज़्यादा नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आपको 10,000 का तो इन्होंने ऑफर फॉर सेल किया हुआ है, ये आपको दिखा रहा है। और ऑफर फॉर सेल में जो एचडीएफसी बैंक है, यानी कि इसकी पेरेंट कंपनी, वही सेल करके इसमें से बाहर निकल रही है, ठीक है। अब इसका जो ब्रांड नेम है वो एचडीएफसी बैंक के थ्रू ही हो रहा है और उसी में एचडीएफसी बैंक ही इसमें से बाहर निकल रही है। करीब करीब में 20% अपना शेयर सेल कर रही है। अभी इसका 94% होल्डिंग है पॉइंट समथिंग, और उसके बाद में 74% होल्डिंग रह जाएगा एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट रहा है, ठीक। अगर दूसरा चीज़ अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ, आईपीओ के बारे में, तो जीएमपी कल तक जो जीएमपी था वो करीब करीब में 8 से 10% के आसपास में चल रहा था। अभी फिलहाल में जीएमपी गिर चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको जीएमपी का दिखाऊं यहाँ पे सिनारियो, तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं जीएमपी पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको जीएमपी क्या चल रहा है। अभी ये ओपन होगा तो आपको जीएमपी दिखेगा यहाँ पर, ये देखो, जीएमपी फिलहाल में अभी 6% के आसपास चल रहा है, 50 रुपीज़। अब देखो कि इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, इतना बड़ा हाइप बना हुआ है कंपनी का, ठीक है। तो जब कंपनी का हाइप इतना बड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है ना कि कंपनी का जीएमपी काफ़ी हाई होना चाहिए। बट ऐसा क्यों है, क्यों कंपनी जो है आखिर इतना मतलब हाइप के साथ में भी इन्वेस्टर को गेन नहीं कर पाई है। देखो, इसमें ना फर्स्ट डे का जो कल का मतलब कि ओपन हुआ, उसमें एक क्लियर पिक्चर गया कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने, इन्वेस्टर लोगों ने उसमें बिड किया हुआ है। जबकि अगर देखो रिटेल का, तो रिटेल ने तो देखो आंख मूंद के सब में बिड करते हैं रिटेल, तो रिटेल का तो लगभग मान चलो कि सब ने बिड किया हुआ है, ठीक। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो यहाँ पे म्यूटेड है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आगे चल के इन्वेस्ट नहीं किए हुए, इसमें बिड नहीं किए हुए। तो यही एक मेरे लिए थोड़ा सा दूसरा कंसर्न ये भी बन जा रहा है, चूँकि अगर आप इसके फाइनेंस की बात करो तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है, कंपनी का डेट भी ठीक ठाक है, डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर देखो फाइनेंस की जो कंपनी होती है तो उसका डेट तो ज़्यादा होता है, ठीक है, ये मान के चलना है। बट यहाँ पे 2-3 प्लस पॉइंट इसके ये हैं कि कंपनी का ब्रांड बहुत मजबूत है, एचडीएफसी बैंक, जो कि कैश रिच कंपनी है। दूसरा कि कंपनी जो लोन प्रोवाइड कराती है, एनबीएफसी कंपनी है ये, ठीक है। इंडिया में एनबीएफसी जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आज के डेट में जितनी भी कंपनियाँ हैं
सारी की सारी चाह रही हैं कि वो NBFC में ही आए, लोन प्रोवाइड करने में आए। अब देखो यूएस जो मार्केट है एक टाइम पे ना बूम किया था लोन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में जो लोन क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है ना वो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। रैपिड मात्रा में लोग ना क्रेडिट के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिना क्रेडिट के आपको लोन नहीं मिलेगा, बिना क्रेडिट के आपको हाउस लोन नहीं मिलेगा, बिना क्रेडिट के आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बिहाफ पे लोग लोन लेते हैं अपना क्रेडिट को सुधारने के लिए, और उसका इफेक्ट डायरेक्ट कंपनी के ऑर्डर बुक में दिख रहा है। एज कम्पेयर टू ऑर्डर बुक, एज कम्पेयर टू लोन बुक, इंडिया का ये टॉप मोस्ट कंपनी है, इससे बड़ी कोई कंपनी है ही नहीं NBFC में, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कंपनी जो है, जो सेगमेंट कंपनी का जो लोन का है वो मिक्स है, फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से इसका जो NPA है वो काफ़ी लो है। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी सिक्योर लोन जल्दी देती है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो क्या बोलते हैं उसको मॉर्गेज लोन भी देती है। दूसरी बात है कि कंपनी व्हीकल लोन भी देती है। तो यानी कि मिक्स IPO है, ठीक है, मिक्स लोन प्रोवाइड करती है, जिससे कि एक मजबूती में आता है कि हाँ अगर अनसिक्योर लोन कम है, सिक्योर लोन ज़्यादा है तो NPA होने का चांसेस कम होता है, ठीक है। और इसी हिसाब से कंपनी का जो NPA है वो काफ़ी लो है, जो कि इसके प्लस पॉइंट है। तो मतलब 3-4 चीज़ है जो प्लस पॉइंट है कंपनी के इसमें, इसलिए कंपनी को आप मतलब अगर आप एक भी हाथ से देखो तो कंपनी ठीक है, कंपनी स्टेबल है, ग्रोथ में है, टॉप मोस्ट कंपनी है, ब्रांड नेम है, एवरीथिंग बढ़िया है। बट क्या ये लॉन्ग टर्म में देगा रिटर्न, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कम्पिटिटिव मार्केट है इंडियन, ठीक है। ग्रोथ तो है, बहुत ग्रोथ है, बहुत पोटेंशियल है इंडियन मार्केट में, ग्रोथ हो सकता है। बट कंसर्निंग पॉइंट ये भी है कि कंपनी जितने भी IPO से पैसा रेज कर रही है, ठीक है, एक तो फ्रेश इशू से कर रही है कम, ऑफर फॉर सेल से ज़्यादा कर रही है, और जो भी पैसे रेज कर रही है वो सारा का सारा पैसा अपने लोन को रिपेमेंट करने में कर रही है, और दूसरा कुछ पैसे का इस्तेमाल वो लोन देने के लिए करने वाली है, ठीक है। तो ये भी एक कंसर्न है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है करीब करीब में 6% के आसपास में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है अपने आप में। दूसरा अगर मैं PE की बात करूँ तो PE थोड़ा सा रिजनेबल लगता है, बट PE भी मेरे को कुछ हाई ही लग रहा है, ठीक है। अगर PE की बात करूँ तो PE करंट में इसका करीब करीब में 28 चला हुआ है, ठीक है, 28 PE, जो कि अगर अदर कंपेयर मैं करता हूँ, अदर जितने भी मार्केट में NBFC हैं तो जिनका कुछ लोगों का 30 है, कुछ का 15 है, कुछ का 16 है, कुछ का 20 के आसपास में है। तो अगर 28 के आसपास में चाह रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको महंगा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इतने कम्पिटिटिव मार्केट में इतना बड़ा PE होना, ज़्यादा PE होना तो थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा महंगा है, मैं मान के चलता हूँ। इसका PE कम से कम 20 के आसपास में रेंज में होना चाहिए, ठीक। तो अभी जो इस सिनारियो में क्या करना चाहिए आपको एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इसमें बिड करने जा रहे हो तो आपका की पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या आपको अभी बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो सबसे जो मेन की पॉइंट है कि GMP अगर कम है तो चांसेस है कि लिस्टिंग गेन कम हो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कम बिड करते हैं तो लिस्टिंग गेन कम हो सकता है, मे बी म्यूट हो, मे बी डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाए। बट इतना बड़ा हाइप बना है तो लोगों का कहना है कि मे बी चांसेस है कि अच्छा लिस्टिंग हो, ठीक है। अब ये कोई नहीं जानता है कैसा लिस्टिंग होगा, बट मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि कुछ म्यूट ही लिस्टिंग होगा, मे बी थोड़ा बहुत गेन हो, और मे बी डिस्काउंट में भी हो सकता है, कोई नहीं कहा सकता है। बट अगर GMP से प्रॉफिट कमाना है, लिस्टिंग से प्रॉफिट कमाना है, थोड़ा सा आप कंसर्न बना के बिड करें, 1 या 2 लॉट के लिए बिड करें, ज़्यादा लॉट के लिए बिड ना करें, ठीक है। अगर डिस्काउंट पे हो गया तो फिर लिस्टिंग के बाद में चांसेस है कि इसका स्टॉक का प्राइस गिरे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही स्टॉक लिस्ट होगा ना, मान लो कि अगर स्टॉक प्राइस लिस्ट होता है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि लिस्टिंग के बाद में कुछ टाइम वेट करें, ठीक है। जब प्राइस गिर जाए, अच्छा खासा मूवमेंट आप प्राइस में आ जाए, जब गिरने के बाद में, तब आप उसमें ना आप बिड के लिए जा सकते हो। वो भी कितने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कितने साल के लिए, 3 या 4 या 5 साल के लिए, लगभग इतने साल के लिए आपको लॉन्ग टर्म में जाना है। जब लॉन्ग टर्म में जाओगे ना तभी यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखेगा, क्योंकि NBFC ग्रोथ पे है, कंपनी का ब्रांड बढ़िया है, कंपनी पॉजिटिव में है, एवरीथिंग कंपनी का ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में अभी करंट सिनेरियो में एज ए IPO उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो आप थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हो। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना, वो इन्वेस्टमेंट आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन होता है, प्लस में आप अपने जितने भी जो भी आपके एडवाइज़र हैं उससे एडवाइस करके लेना चाहिए, मेरे बिहाफ पे नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली जो भी है ना ये पर्सनल ओपिनियन अपना देता हूँ, ना ही मैं एक SEBI रजिस्टर्ड हूँ और ना ही मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो आप मेरे व्यूज़ पे सिर्फ और सिर्फ एज ए एजुकेशनल पर्पज से ले, बाकी अपने बिहाफ पे ही इसमें आप बिड करें या फिर अपने एडवाइज़र से पूछ लें, उसके बाद में करें, ठीक है। ये मेरा कंसर्न है यहाँ पे आपके लिए, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखें। दूसरा चीज़ कि अगर आप किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, क्योंकि अगर मान लो पैसा अगर आपने बिड किया IPO में, अगर पैसा कुछ टाइम के लिए स्टक हो गया तो क्या उस पैसे का आपको ज़रूरत नहीं है, क्या वो पैसा आपको
कहीं फाइनेंशियली हर्डल तो नहीं दे देगा आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान रख के तभी किसी IPO में बिड करें, कभी किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं, उससे पहले इन्वेस्टमेंट आप ना करें। और स्टॉप लॉस हमेशा रखें किसी भी स्टॉक में कि आप कितना हद तक आप लॉस झेल सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा लॉस जाता है तो आप बेच के निकलोगे और आप किसी अदर स्टॉक में, बढ़िया स्टॉक में जाओगे। ये हमेशा ध्यान में आपको रखना है। तो बस इतना ही था इस IPO के प्रति डिस्कस करना दोस्तों। मैंने एवरीथिंग आपको सामने रख दिया है, ठीक है। 27 तक ये IPO चलने वाला है। आप अगर अपने हिसाब से देख लो, आपको बिड करना है तो आप बिड कर सकते हो। मैं तो, मेरा स्टैंड यही है कि थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड है, ठीक है। लिस्टिंग गेन में भी कम हो तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप वेट एंड वॉच के मूड में हो कि आपको वेट करना है तो आप मेरे हिसाब से 2-3 महीने इसका लिस्टिंग के बाद में वेट कर लो। जब प्राइस एक रीजनेबल प्राइस पे आ जाए तो आप लॉन्ग टर्म में लाख 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। अगर करना चाहूँ तो मैं यही करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही रहता है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करने के लिए। और प्लस में अगर जो भी वीडियो हम आपको अपलोड कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी आपको एक वैल्यू ऐड हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में तो प्लीज़ लाइक और थम्स अप तो बनता है। और जो भी आपकी राय है किसी स्टॉक के लिए, आपको किसी IPO के लिए आपको रिसर्च चाहिए, कुछ भी आपकी राय है तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। हम उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसको लाइट में लाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।